हेलो दोस्तों, वेलकम टू गो टू CGPSC सूत्र। आज हम अपने लेक्चर सीरीज के 6 लेक्चर में आ चुके हैं। जैन फिलोसफी, आप सभी को पता है कि हम चल रहे हैं सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट। और आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ जीव, अनेकांतवाद, स्यादवाद और पंचमहाव्रत, जो कि जैन फिलोसफी का पार्ट है। दोस्तों, अगर हम जैन फिलोसफी की बात करें तो ये कुछ नहीं, इट्स बेसिकली अ टीचिंग ऑफ 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों की जो भी बातें हैं ये इनमें लिखी गई हैं, ठीक है। और जैन शब्द का जो सार्थक अर्थ होता है, ये वो लोग हैं जिनको कहा जाता है ज्ञानी, मतलब ज्ञान जिनको दिख गया है। जैन इज समहाउ ज्ञान। और ये ईश्वर पे नहीं मानते, ये वो मानते हैं कि ये वो आत्माएं हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इस वो जो मोह जाल माया जाल से मुक्त हो गए। जैन सेक्ट समय के साथ दो पर्टिकुलर डिविजन्स में बटा, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। ये एक मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ दोस्तों, ये प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं है, चूंकि मैं डायरेक्टली जंप करूंगा। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड, हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। तो इसमें जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं, इसमें जो दिगंबर लोग होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब कि इन्होंने सारी की सारी अटैचमेंट त्याग दी, इवन क्लॉथ्स भी। आपको पता होगा कि आप तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते होंगे। अभी रिसेंटली हमारे एक बड़े जैन तीर्थंकर डोंगरगढ़ से अभी जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, आपको याद होगा लास्ट ईयर ही। तो अच्छा याद रखिएगा, हो सकता है ये कि इम्पोर्टेंट हो इस पर्टिकुलर मेंस में, बिकॉज ये जो साधु थे, ये जैन मोनिस्ट थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद CGPSC में ये चीज़ अट्रैक्ट करे। श्वेतांबर थोड़े एकोमोडेटिव होते हैं, ये इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, डाउन टू अर्थ होते हैं, और ये वाइट क्लॉथ धारण करते हैं। सफ़ेद वस्त्रों का इन्होंने धारण करके रखा है। अब जैन फिलॉसफी जो है ये आत्मा पर विश्वास करता है। आत्मा को ये कहते हैं जीव। तो इनके हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक है जीव, दूसरा है अजीव। इसमें जीव का मतलब है कि जिनके अंदर आत्मा है। आत्मा है तो क्या होगा, तो जीवास आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कर्म, रिबर्थ, लिबरेशन फ्रॉम रिबर्थ। सो बेसिकली ये जो चीजें कौन करेगा, जिसके अंदर आत्मा है। तो अब पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो सिलेबस का पार्ट है, वो बात करता है नेचर ऑफ जीवा की। हम अब वहां से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा क्या कहता है कि जीवा या जीव इज अ टर्म यूज्ड फॉर सोल या कॉन्शियस या लिविंग भी। मतलब आत्मा, जो कि बाकी हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफीज में है, जैनिज्म में वो जीव बन जाता है। और जैन ये मानते हैं कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इन सभी के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है। तो इनके लिए आत्मा है क्या, आत्मा इज नथिंग बट अ कॉन्शियसनेस, जो कि हमेशा प्रेजेंट होती है। इसका नेचर और डिग्री वेरी करता है कि वो जैसे प्लांट की आत्मा अलग होगी, इंसेक्ट की आत्मा अलग होगी, राइट। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी लिविंग विंग ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है जो कि कर्मा के बंधन से मुक्त हो जाती है, जो कि हम कहते हैं सैल्वेशन या कैवल्य को प्राप्त कर जाती है, वो कहलाती है परफेक्ट सोल। ठीक है दोस्तों। इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे ये एक्टिविटीज़ हम लोग इसी जीव की वजह से ही करते हैं, हमें दुख भी इसी की वजह से होता है। ये इटर्नल है, बॉडी के साथ हमेशा लगी रहेगी, बट इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमारा इवोल्यूशन होता है, बचपन में आपका जो थॉट प्रोसेस और बुढ़ापे में जो आपका थॉट प्रोसेस है वो अलग होता जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, ना साइज़ है। और ये ट्रांस माइग्रेशन पे बिलीव करते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगले जन्म में आपको इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ शरीर में ही स्थित होती है। तो हमने देखा दोस्तों, जीवा बेसिकली जैनिज्म कॉन्सेप्ट है। ये कुछ नहीं, कॉन्शियसनेस है जो कि किसी ने शरीर में हमेशा रहती है। इसका नेचर एंड डिग्री वेरी कर सकता है, किसके हिसाब से, ये डिपेंडिंग ऑन द लिविंग बीइंग। अब जब कोई भी ऐसी सोल जो कर्म और कर्मा से मुक्त हो जाती है और उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो परफेक्ट सोल बन जाती है। इसके हमने फीचर्स देखे कि ये कोई भी एक्शन होता है वो आत्मा करती है, आत्मा
ही यानी जीव ही सारा का सारा एक्शन करता है। ये हमेशा बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता। ट्रांसमाइग्रेशन पे ये बिलीव करते हैं और ये कहते हैं कि आत्मा सिर्फ शरीर के अंदर ही रहेगी, यानी शरीर है तो आत्मा है। इसीलिए जैनिज्म जो फिलॉसफी है उसको बोला जाता है कि ये रियलिस्टिक फिलॉसफी है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो लिखा है नेचर ऑफ जीव। याद रखिएगा, जो अब हमने सिलेबस में भी पढ़ा, पहला क्या पॉइंट था, नेचर ऑफ जीव। तो जीव क्या है, पहला हमने बात किया इटर्नल है। इटर्नल कैसे, कि दे आर सब्जेक्ट टू मैटरनिटी एंड कंडीशंस अंटिल दे आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। दे आर इटर्नल, ऑलवेज प्रेजेंट। देन ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है, कि कोई भी जीव यानी एक जीव का दूसरे जीव से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर दो ह्यूमन बीइंग हैं, इसका जो एक्शन है, इसका संबंध इसके अंदर जो आत्मा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। समहाउ इसकी सिमिलैरिटी है। तीसरा है कर्मा से ये बंधे हुए हैं। बिकॉज आपका जो जीवन है, आपके जो सुख है, सुविधाएं हैं, आने वाला जो जन्म है, आपको लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, ये सारे की सारी बातें किससे रिलेटेड है, कर्मा से रिलेटेड है। ये इम्प्योर है। इम्प्योर कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपकी आत्मा प्योर होती तो आप ईश्वर हो जाएंगे। यानी कि आप अगर कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, यानी आपको कर्म करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपकी आत्मा इम्प्योर है। प्योर किसकी है, तो ईश्वर की आत्मा प्योर है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है इममटेरियल, मतलब ये कॉन्शियसनेस है, नॉलेज है, ब्लिस है, एनर्जी है, बट ये किसी मटेरियल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेचर ऑफ जीवा में हमने ये 6 पॉइंट पढ़े। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया है जिसमें आप आराम से इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमने फीचर्स भी दे दिए। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अनेकांतवाद। अनेकांत का बात का मतलब है सिंपल, अगर हम बोलें इसको एक और थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं मेनीनेस ऑफ रियलिटी। यानी कि कोई भी एक चीज़ है, आप कोई भी एक चीज़ को अगर देखें, कई सारी इस दुनिया में मटेरियल है, एटम है, ठीक है, सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और हमारा जो नॉलेज है, यानी अगर हमारा कोई भी ज्ञान एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, वो क्या है, सीमित है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को एक तरीके से देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसको लें, आइसक्रीम को, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या होता है, हम प्रेफर करते हैं कि हम गर्मी के मौसम में खाएं। आइसक्रीम कैसी होनी चाहिए, उसका जो फीचर होना चाहिए, ये सारा का सारा हम अपने हिसाब से सोचते हैं। मगर कोई व्यक्ति अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है, उसके लिए इस आइसक्रीम का मीनिंग डिफरेंट है, क्योंकि समहाउ वो हमारा आइसक्रीम को दूसरे तरीके से परसीव करेगा। देन अफ्रीकन पर्सन है, वो भी इस आइसक्रीम को दूसरे तरीके से परव्यू करेगा। और इस आइसक्रीम का फॉर्म इंडिया में अलग होगा, वेस्टर्न में अलग होगा, अफ्रीका में अलग होगा। और ये सारी चीज़ें सही हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इज ऑलवेज रियलिस्टिक थिंग एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म का मतलब है कि जो रियलिटी है ये हर जगह अलग अलग हो सकती है। हर जगह अलग अलग क्यों होंगी, कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, दैट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। हमने जैसे कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, अच्छी है, बुरी है, ये हम हर चीज़ को इस तरीके से देखते हैं। और लिमिटेड भी है, क्योंकि हमने कई बार कहते हैं ना वो दोस्तों कि वी कांट नो द थिंग्स, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। ये जो लाइनें हैं, बिकॉज हमारा जो सोच है वो सारा का सारा लिमिटेड है। तो हमारा लिमिटेड सोच, रिलेटिव थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं हमारा जजमेंट शेप करता है। तो अगर हमारा जजमेंट इन्हीं दो चीज़ों से होकर के बना है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम जो जानते हैं और सामने वाला जो जान रहा है वो दोनों चीज़ें सही हों। मतलब रियलिटी में को एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मैनर। और इनका आखिरी में ये आके कहते हैं कि सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो सर्वज्ञानी है, ओमनिसियंस है, सिर्फ उसी के पास किसी एक ऑब्जेक्ट को पूरे तरीके से जानने की शक्ति है। सो अनेकांतवाद इज नथिंग बट अ मल्टी फॉर्म थ्योरी
कि एक चीज़ अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर दोस्तों? सो अनेकांतवाद के बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि सिमिलर है, इसलिए मैंने उन दोनों को साथ में रखा है, वो है स्यादवाद। स्यादवाद को समझने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक हाथी है जिसको ये कुछ ब्लाइंड पीपल अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। जैसे ये ब्लाइंड पीपल जिनके हाथ में पूंछ आई वो कहते हैं कि ये रस्सी है, जो हाथी के पूरे शरीर को देख रहे हैं वो कहते हैं कि ये दीवार है। एक व्यक्ति जिनके हाथ में पाँव आया वो कहते हैं ये तो पेड़ का तना है। एक व्यक्ति जिनके हाथ में सूंड आई वो कहते हैं ये तो एनाकोंडा है। जिनके हाथ में दांत आया तो बोले दांत है। जिनके हाथ में ये ऊपर वाला हिस्सा है वो कहे पंखा है। बिकॉज हम हर चीज़ रिलेटिव है। देखिए सब के सब ने इसको किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया है। कंडीशनल है कि हमने चीज़ को जिस तरीके से देखा उसी तरीके से हमने मान लिया। एंड देन लिमिटेड है क्योंकि इन्होंने इन जो हमारे ये जो ब्लाइंड लोग इस एग्जाम्पल में हैं, ये अपने ज्ञान को हाथी तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये इमेजिनेशन पावर के ही बियॉन्ड हो गया। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑफ दीज पीपल, इसीलिए वो हाथी को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। सिंपल है। तो हमारे जो जजमेंट, हमने ये पिछले वाले में भी किया था दोस्तों, याद रखिएगा, हमारा जो जजमेंट है वो रिलेटिव होता है, कंडीशनल होता है और लिमिटेड होता है। तो ये तीन अगर फीचर आप क्लियर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ज्ञान है कोई चीज़ को देखने का तरीका है, हो सकता है सही ना हो, या हो सकता है गलत ना हो, या सही या गलत के बीच में हो। इसीलिए कहते हैं इनका जो कहना है, जो स्यादवाद है, दैट इज नॉन एब्सोल्यूटिज्म। यानी कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती। कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती। ठीक है। तो बेसिकली सच जो है वो एक्सट्रीम एंड्स के बीच लाई करता है। मान लीजिए ये एकदम नेगेटिव चीज़ है या ना होने की शक्ति है, ये एकदम पॉजिटिव 100% होने की शक्ति है। कोई भी जो सच है, कोई भी जजमेंट है, ये सारा का सारा इन दोनों के बीच में लाई करता है। स्यादवाद का मतलब सत्य जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। और इसी स्यादवाद के अंतर्गत एक सप्तभंगी थ्योरी है, यह जो 7 जजमेंट है। ये 7 जजमेंट ये कहता है कि आप कोई भी एक चीज़ को एब्सोल्यूट मत बोलो, एक्सट्रीम मत बोलो, बिकॉज कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होती ही नहीं है। जैसे सिंपल है, चाय गर्म है, फॉर एग्जांपल चाय आप गर्म पीते हैं, हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए यही गर्म नॉर्मल होगी। सिंपल समझ रहे हैं? जैसे आपको ठंडी पसंद है, हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए, जैसे अरे यार बहुत सिंपल एग्जांपल है, मान लो कोई एक व्यक्ति जैसलमेर में है। जैसलमेर वाला व्यक्ति अगर कल को केरल जाए और केरल का तापमान 35 डिग्री हो, केरल के लोग बोले भाई इस साल गर्मी पड़ रही है, ये केरल की जगह केरल क्यों जाए, कश्मीर जाए। कश्मीर में 35 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए तो लोग कहेंगे गर्मी है गर्मी है गर्मी है। इसके लिए तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इनके लिए गर्मी है। तो देयर इज़ अ, क्या कहेंगे इसको, जो आप जज कर रहे हैं ये एक्सट्रीम नहीं हो सकता। ठीक है। इसीलिए ये जो 7 जजमेंट हैं ये कहने का कोशिश करते हैं कि शायद शायद नहीं, हो सकता है, कह नहीं सकते। ये जो 7 कंडीशंस हैं, आप लोग इसको सिंपल एक बार रिलेटिवली इसको लिख लो, याद होता है बढ़िया। अदरवाइज आप किसी भी एक एग्जाम्पल से, सिंपल इस हाथी के एग्जाम्पल से आप इस ड्रॉ करके स्यादवाद को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसमें, पंच महाव्रत का। ये 5 ग्रेट वॉज ऑफ जैनिज्म। ये जो जैनिज्म है ये बहुत कॉमन है दोस्तों, आप सबने पढ़ रखा है, मैं एक बार बस रिपीट कर देता हूँ। पहला है अहिंसा। अहिंसा ये सिर्फ उस लड़ाई दंगे से बचने का नहीं है। अहिंसा है प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड और डीड। मतलब आपके विचारों में भी अहिंसा या किसी और को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं आनी चाहिए। दूसरा है सत्य। सत्य कौन सा सत्य? जो सच हो लेकिन आप जब दूसरे को बताएं तो उसको अच्छा लगे और सुनने में सही हो। मतलब सिंपल है कि आज के ज़माने पे हम लोग बॉडी शेमिंग करते हैं दोस्तों, तो ये बॉडी शेमिंग के भी अगेंस्ट में है। ये कहने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को सच बोलें, लेकिन ऐसा सच बोलें जिससे सुन के उसको बुरा ना लगे। फिर आता है
अस्तेय, अस्तेय का मतलब ये है सैंक्टिटी ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी आपने संपदा इकट्ठा की है वो प्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी गरीब का हक मारा, या इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन ब्रह्मचर्य, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके पर्सनल कंडक्ट की प्योरिटी होनी चाहिए। आप अपोजिट जेंडर के प्रति किसी भी तरीके से अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सेलिबेसी होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह इज नथिंग बट नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट किसी भी प्रकार की चीज़ों से, इवन प्लेजेंट साउंड, टच, कलर, टेस्ट, स्मेल, इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड होना चाहिए। तो दोस्तों पंचव्रत इज नथिंग बट अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो इसको मैं को याद करने का तरीका दोस्तों मेरा ये है, A3BS 3A है, एक B है, एक S है। A3BS में एक अहिंसा पहला, दूसरा अस्तेय और तीसरा हो गया अपरिग्रह। B हो गया ब्रह्मचर्य, S हो गया सत्य। सत्य आसान है, अहिंसा सत्य तो आपको आराम से याद हो सकता है, ब्रह्मचर्य भी आ सकता है, अस्तेय और अपरिग्रह में ही डाउट हो सकता है। तो एक बार अगर आप देख लें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हमने स्यादवाद देखा, हमने अनेकांतवाद देखा और हमने नेचर ऑफ जीवा देखा। तो आइए दोस्तों इसको कंक्लूड करें। जैसा कि हमने एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया है कि किसी भी इंडियन फिलोसफी को हम पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इन 10 पॉइंट्स में हम उसको समझ लें। अगर हम इन 10 पॉइंट्स में उसको समझ लेते हैं तो मेरा का पूरा टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा। अगर कल को 2 नंबर या 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर या 15 नंबर में भी क्वेश्चन है तो आप बना पाएंगे। सो जैनिज्म क्या कहता है रियल टू वर्ल्ड में? यस, ये रियलिस्ट है, ये एक रियलिस्ट फिलोसफी है। रियलिटी ऑफ द सेल्फ, यस, ये बिलीव करता है जीवा में। एंड देन ये जीवा को भी डिफाइन करता है कि जीवा का पर्पस क्या है। लॉ ऑफ कर्मा, यस, ये बिलीव करता है और ये कहता है कि कर्म के बंधन से मुक्त होकर के ही आपको कैवल्य मिलेगा। कैवल्य का कॉन्सेप्ट देता है दोस्तों। देन ट्रांसमाइग्रेशन, यस, ये बिलीव करता है। इनिशियल पेसिमिज्म एंड अल्टीमेट ऑप्टिमिज्म, समहाउ ये इसी तरीके से मानता है। ये क्या कहता है कि आपको अभी अगर आप पंच महाव्रत कर लेते हैं, पंच महाव्रत अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले समय में आप कर्मा से मुक्त हो जाएंगे और आप जाके आप क्या हो जाएंगे, इस कर्मा वाले चक्र से मुक्त हो जा करके आप कैवल्य को प्राप्त कर जाएंगे। देन बॉन्डेज, इसको कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं करता। लिबरेशन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। मीन्स ऑफ लिबरेशन, यस, ये बात करता है उन्हीं पंच महाव्रतों की जिससे ये निकल करके ये बात करेगा। प्रमाण, ये चूंकि रियलिस्ट है तो ये प्रमाणों को मानता है, लेकिन ये गॉड पे बिलीव नहीं करता। याद रखिएगा, ये गॉड पे बिलीव नहीं करता। देन लॉ ऑफ पुरुषार्थ, अगेन पंच महाव्रत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप दोस्तों ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं एंड जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।